ये जंग इजराइल की है, लेकिन अमेरिका उसी तरह से इस जंग में शामिल हो चुका है। क्या अब खमनई के ये कहने के बाद, खमनई कह रहे हैं हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो अब क्या होगा? पहली बात, ये जंग इजराइल ने पहले से ही ऐलान की थी और ये जंग हमारी खाली नहीं है, ये फुल वर्ल्ड की जंग है। बिकॉज इफ हम लोग ये नहीं करते थे तो ये जंग कभी तो भी आपको वर्ल्ड को ये करती थी, सरप्राइज करती थी। और ये डेफिनेट है कि अब वी आर इन द जंग, वी आर इन द, हम लोग अंदर है जंग के अंदर। अभी अमेरिका आएंगी और आएंगी, हम लोग को नहीं मालूम, ये बड़ा सवाल है। आप ये कह रहे हैं अमेरिका इस जंग में शामिल हो चुका है, अमेरिका इज पार्ट ऑफ दिस वॉर? मैं बोला नहीं कि अब अमेरिका जंग में आ चुका है, मैं बोला ये जंग हमारी है, हम लोग ने चालू किया है, हम लोग मालूम है हम लोग काय के लिए किया है। ये न्यूक्लियर वॉर के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए हम लोग को नहीं मांगता कि ईरान के पास आएगा। That's all. We don't have any clue if the Americans are coming in or not coming in. Of course, we are supported by America. That we know, and we are thankful to them. But I don't know if they are coming because I am not in that politics, and I don't know how much what is happening in ये जंग आपकी है, आप कह रहे हैं ये जंग आपकी है। मैं एक बार गुलरेज जी के पास जा रही हूँ, रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं, यूएस सेनेट में रिपब्लिकन कैंडिडेट भी हैं 2026 के टेक्सास से। मैं एक बार गुलरेज जी आपसे पूछ रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया अनकंडीशनल सरेंडर, खमनई कह रहे हैं नो सरेंडर, डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं? पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो के लिए इनवाइट करने के लिए। और कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल गुलरेज जी बोलिए। अच्छा जी, और पहले तो मेरा जो इंडिया में व्यूअर्स हैं उनको गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार, और स्पेशली एम्बेसडर वोरा को मेरा नमस्कार, क्योंकि उनके साथ मैं पहले भी पैनल पे आ चुका हूँ रिपब्लिक भारत के। तो देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेडलाइन दी थी और वो उन्होंने अबाइड नहीं की, अब जैसा कि आपको मालूम है ईरान में। और किस हद तक की जहाँ की बात है, जब ये देखें कि जो इजराइल में पैनलिस्ट बैठे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक एलाय है, इजराइल का भी स्ट्रेटेजिक एलाय है। और जो रीसेंट स्टेटमेंट आई है हमारे डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की, कि जो वॉरशिप्स इस टाइम पे वहाँ पे अमेरिका के तैनात हैं जी। अब ये देखें कि मिडिल ईस्ट में 40,000 अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए कि उनको कोई पोटेंशियल जो इमिनेंट वहाँ पे थ्रेट होगा उसको एज एन ऑब्जर्वर देख रहा है अमेरिका, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे भेजे हैं। तो अभी हम वॉच कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इसमें इनिशिएटिव है, यू नो, वी सपोर्ट हिम। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपसे पूछा था क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है, पूरी दुनिया अभी देख रही है उन्हें, और वो जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, कई बार ऐसे फैसले भी उसमें शामिल हैं जिन पे बहुत लोग सरप्राइज रहते हैं, हैरान हो जाते हैं। वो वापस आ गए G7 छोड़कर, और उसके बाद अब उन्होंने ये कह दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर करे ईरान। मैं इस पर जरा बात को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हमारे पास है, मैं जरा बताना चाहती हूँ कि ईरान के आसमान में कैसे सुरक्षित नहीं है ईरान में खमनई भी और उनके परमाणु भी। उनके जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो क्या अमेरिका गिरा सकता है इजराइल पर? जरा ग्राफिक चलाइए चेतन, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं उसके बारे में जरा बताऊं लोगों को कि ये इस वक्त जो अमेरिका के आसमान, अमेरिका ने जो अपने बंकर बस्टर बम्स को उतारने की बात कही है। एयर कॉमोडोर को भी लीजिए स्क्रीन पर। एयर कॉमोडोर बहल, जो अभी तस्वीर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका क्या बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकता है? मैं उन बंकर बस्टर बॉम्ब्स के बारे में जरा अपने दर्शकों को थोड़ा बताना चाहती हूं कि कैसे ये वो बॉम्ब्स हैं जिन्हें आसमान से गिराकर और नीचे जमीन के अंदर तक ध्वस्त करने की क्षमता है, और अमेरिका ही ऐसा कर सकता है।
वो अपने जिस तरह के उसने बॉम्बर्स को ईरान के आसमान में उतार दिया है, उसके बाद कुछ इसी तरह से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन बॉम्बर्स के जरिए, इन बंकर बस्टर बॉम्ब्स के जरिए जमीन के अंदर तक हमला कर सकता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि अगर जमीन के अंदर बंकर में खमनई छपे हैं, अगर जमीन के अंदर हम जानते हैं परमाणु उनकी जो वो बॉम्ब्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं वो भी जमीन के बहुत अंदर है, उन दोनों को ही नष्ट किया जा सकता है। एयर कॉमोडोर बिल्कुल सही कह रहे हैं सुचारिता जी, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं ये कहना चाहूंगा, ये 13,600 केजी का बॉम्ब है, यानी कि इसके लिए कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट में उतना पेलोड नहीं है जिसको कैरी कर सकता है। Su-57 पास में आता है इसके, लेकिन वो खैर उनका रशिया का जहाज है। और दूसरी चीज आती है कि जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है वो ही इसको कैरी कर सकता है, और वो बॉम्बर जब इसको कैरी करता है तो उस बॉम्बर के अंदर एक ही ऐसा बॉम्ब आ सकता है। पर ये सुनने में आया है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर में दो बॉम्ब उन्होंने मॉडिफाई किया किसी तरीके से, 2 बॉम्ब को गिराया जा सकता है। B-2 11,000 किलोमीटर की रेंज रखता है, यानी कि अगर वो डिगो गार्शिया से उड़ता है 3,750 किलोमीटर दूर ईरान है, वहां पे जाके बड़े आराम से ईरान के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप करके वापस भी आ सकता है। और वहीं पे वैसे KC-135 इनके एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी हैं जो कि उसको बहुत आराम से रिफ्यूल कर दें तो दुनिया में कहीं से भी वो टेक ऑफ करके किसी भी कोने में जाके अटैक करके आ सकता है। तो इसका मतलब है बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट, 5th जनरेशन स्टेल्थ है, रेडार में आसानी से पकड़ा नहीं जाता, तो कर सकता है। ईरान के पास 408 केजी के करीब एनरिच्ड यूरेनियम है, यानी कि वो 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। और उनकी एक जगह है फोर्डो, उसका माउंटेन्स के अंदर है, 300 फुट के नीचे है टनल्स, जिसके अंदर उनकी ये सेंट्रीफ्यूज है जो बहुत ही एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज है। तो ये जब बॉम्ब उसके ऊपर गिरता है तो एक बॉम्ब से वो तबाही नहीं की जा सकती, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इन सेंट्रीफ्यूज को डिस्ट्रॉय कर सके। तो उसके लिए इनको मल्टीपल बॉम्ब्स गिराने पड़ेंगे। इसी वजह से 20 के करीब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर है यूएस के पास। हर टाइम पे वो 4 से 6 डिप्लॉय करता है डिगो गार्शिया। डिगो गार्शिया हमारे देश से 2000 किलोमीटर साउथ पे आता है इंडियन ओशन के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये वाला जहाज भी नेसेसरी है, ये वाला बॉम्ब भी नेसेसरी है, और ये दोनों चीजें लीज पे नहीं देगा कभी इजराइल को। इसलिए अगर ये वेपन को इस बॉम्ब से डिप्लॉय किया जाता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब एंटर कर चुका है युद्ध के अंदर। और उसके बाद ही अमेरिकन बेसेस जो 19 के करीब मिलिट्री बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, और 8 मेजर हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा है, UAE, ओमान, कटार, जॉर्डन, ये बाकी एरियाज हैं जहां पे इनके सर देखिए, बहुत से लोग ये पूछते हैं, एम्बेसडर वोरा यहाँ बैठे हुए हैं, वो जानते हैं डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, वो ये भी जानते हैं अलग अलग देशों में किस तरह से सपोर्ट विड्रॉ करने का मैकेनिज्म काम करता है। एम्बेसडर वोरा, हम ये बात कर रहे हैं एयर कॉमोडोर से कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब्स को गिरा सकता है क्या अमेरिका, उसमें खमनई भी टारगेट हो सकता है, उसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी टारगेट हो सकती हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगी, अमेरिका को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस बात का झेलना पड़ा है अभी तक कई बार कि दूसरों की जंग को अमेरिका ने अपना बना लिया, और बहुत सी जंग, अभी आप सुन रहे थे बेनी बेंजामिन है, एक्स IDF सोल्जर है, वो कह रहे हैं जंग हमारी है, वी आर ग्रेटफुल टू द अमेरिकन, लेकिन ये जंग हमारी है। आपको लगता है अमेरिका इस जंग में कूद गया है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। आप सुन पा रही हैं मुझे? थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे 2 जो इजरायली मित्र हैं आपके शो पर, उन्हीं को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, शालोम पिज़्ज़ाकॉन ले इज़राइल। आप लोगों के ऊपर जो आपातकालीन स्थिति आई है, जो वो ईरान कहता रहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, इजराइल को मैं दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, नहीं, आपको लड़ना है, आपको मानव अधिकार के लिए लड़ना है, आपको अपने व्यक्तित्व के लिए लड़ना है। अब मैम, ये जो आपने सवाल पूछा है कि अमेरिका हर जगह जंग में क्यों कूद पड़ता है, कौन है उसके पीछे मैम? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। कर्नल गद्दाफी साहब को आपने ख़त्म कर दिया,
क्या हुआ, वहाँ पे तबाही मच गई। उसके बाद दो पार्टीज बन गई, अमेरिका एक की तरफ आ गया और जो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, जो तेल वहाँ का जो उसके भंडार पड़े अमेरिका के हाथ में आ गए। दूसरी चीज़, आपने इराक का जिक्र किया, सद्दाम हुसैन साहब चले गए, इराक में भी तबाही मची। उसके बाद अब वहाँ रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उनकी ऑयल फील्ड्स अमेरिका के पास आ गई हैं, पैसा वहाँ भी बनाया जा रहा है। इट्स अ गेम ऑफ मनी बेसिकली। अमेरिका की जो आलोचना है, डजंट केयर मैम, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे अमीर देश है। एक चीज़ होती है मोरालिटी, यानी आप नैतिक मामलों पर बात करें, और दूसरा होता है रियलिटी। रियलिटी में आप ये देखते हैं कि क्या मेरी ताकत है, मैं क्या करना चाहता हूँ। अमेरिका ने कभी इस बात को नहीं छिपाया है कि मैं दुनिया की अव्वल शक्ति हूँ, और अगर कोई मुझे आंख दिखा के मेरी जगह लेना चाहता है, सोवियत संघ तो चला गया, अगर चीन मेरी जगह लेना चाहता है तो मैं बहुत झापड़ मारूंगा इसको। इसीलिए चीन उसका नंबर 1 दुश्मन है। हम लोग देश को, भारत को विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम अमेरिका की जगह लेना चाहते हैं। तो डिप्लोमेसी में मैम कई बार क्या होता है, खामोश रहना बहुत ज़रूरी होता है,